एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो कलाशनिकोव की AK-203 राइफल की तरफ से आ रही है। बहुत दिनों से हम लोग ये सुन रहे थे, बहुत दिनों से क्या 3-4 सालों से ये सुन रहे थे कि अब ये भारत के अंदर बनेगी, अब बनेगी, तब बनेगी। अमेठी में इसकी फैक्ट्री का उद्घाटन भी कर दिया गया था, पर 2 साल से वहां पे इसका निर्माण नहीं हो रहा था। नेगोशिएशन में बात फंसी हुई थी कि इंडियन आर्मी को ये राइफल्स कितने में पड़ेंगी। अब ये बनने लगी हैं अमेठी के अंदर, राइफल फैक्ट्री के अंदर, और इसका पहली खेप का निर्माण भी हो चुका है। उसका ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल मतलब अगर हम डिलीवरी इसकी देनी है तो भाई उसको जांच के तो देखना ही पड़ेगा कंपनी के अंदर। तो यही चीज की जा रही है और जल्द ही इंडियन आर्मी को इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। अभी इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट बहुत ही कम है, 10% 15% के लगभग है। धीरे धीरे इन इंडिजिनस कंपोनेंट को बढ़ाते जाना है और 2 से 3 सालों के अंदर इसको 100% इंडिजिनस कंपोनेंट तब कर देना है। 6 लाख से ज्यादा राइफल्स का ऑर्डर है, पर ये जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो लगभग 1.5-2 लाख राइफल की डिलीवरी के बाद 100% इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें लगने लगेंगे। तो पूरा ट्रांजिशन में समय लगता है मशीनों में, और यहाँ पर MSME या एंसिलरीज तैयार करनी पड़ेंगी इन राइफल की छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है, इसीलिए 2-3 सालों का समय इसके लिए रखा गया है। खुशी की बात यह है कि ये राइफल्स भारत में ही अब बनने लगी हैं। दुख की बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत को इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, पर कोई बात नहीं। अगर हम इस विश्व स्तरीय राइफल को भारत के अंदर बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे दूसरी राइफल्स की टेक्नोलॉजी भी हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएंगी। बात कर लेते हैं शुक्रयान की। शुक्रयान के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। ये अब प्रोजेक्ट जो कि हम सोच रहे थे 2022 अक्टूबर में या 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा, 2031 से पहले ये लॉन्च नहीं होने वाला। कंफर्टेबल है इसरो 2031 में इसको लॉन्च करने के लिए। हालांकि इसका जो विंडो है वो हर 19 महीने में खुलता है, यानी कि वीनस से जो अर्थ की दूरी है वो सबसे कम जब होती है उसी को विंडो कहा जाता है कि यहाँ पर हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। कम ईंधन में हमारा एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंच पाएगा, हमारा जो रॉकेट है, हमारी जो ऑर्बिटर है वो वहां तक पहुंच पाएगा। तो अगला जो 19 महीने में विंडो खुलेगा वो 2024 में होगा, उसके बाद 2026, 2028। पर इसरो का ये कहना है कि हम 2031 वाले में कंफर्टेबल है। 2024 या 2022 वाले में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए जो अप्रूवल चाहिए, फंड चाहिए, वो नहीं है। अप्रूवल फंड ही नहीं हुआ तो उस पर काम क्या होगा? काम नहीं होगा तो बन नहीं पाएगा। तो 2028 तक तो नहीं, 2031 तक आश्वस्त है इसरो कि वो लॉन्च इसको कर पाएंगे। ये भी मुझे लगता है कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ना समझ के इसके लिए फंडिंग कम दी जा रही हो या नहीं दी जा रही हो, ज्यादा गगनयान के लिए दिया जा रहा हो, इस कारण से इस प्रोजेक्ट में डिले देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं रशिया के एक ऐसे टॉर्पीडो जो कि न्यूक्लियर कैपेबल टॉर्पीडो है, साथ ही साथ उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा हुआ है, न्यूक्लियर पावर्ड भी है। असल में मैं बात कर रहा हूं पोसाइडन की, जो कि उनके एक नए सबमरीन्स में, न्यूक्लियर पावर सबमरीन में अब लगने वाले हैं। इस नई सबमरीन में इसको लगाकर, इसके डमी को लगाकर चेक भी किया जा चुका है और इसके पोसाइडन जो टॉर्पीडो है उसका निर्माण अब कर लिया गया है। पहले पोसाइडन का निर्माण कर लिया गया है, अब इसको सबमरीन में लगाया जाएगा। असल में इसमें जो कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में खुद का लगा हुआ है, यानी कि ये जो टॉर्पीडो है एक तरह से अनलिमिटेड रेंज को लेकर आएगा। अनलिमिटेड जैसे तो कुछ चीज नहीं होती, पर फिर भी हम इसको कह सकते हैं कि अनलिमिटेड रेंज तो रहेगी रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियर ईंधन की होती आवश्यकता कम और ज्यादा दूरी तक ये टॉर्पीडो जा पाएगा। इससे खतरा, जो कि रशियन जानकार और अमेरिकन जानकार दोनों मान रहे हैं, समंदर के पानी को रेडियो एक्टिव करना इसका सबसे बड़ा खतरा है। जो कोस्टल एरिया है वो इनहेबिटेबल हो जाएगी, वहां पे नहीं रहा जा सकेगा अगर इस प्रकार की टॉर्पीडोज डिप्लॉय किए जाएंगे। तो साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आगे चल के, या इसका कहीं पे ट्रायल किया जाता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। खैर वो बात अलग है, पर इस प्रकार की टॉर्पीडो अब बनाए जाने लगे हैं। एक नए तरह का हथियार ये निकलकर सामने आ चुका है। बात कर लेते हैं एम्ब्रर के A29 सुपर टुकानो की, जो कि भारत के लिए वो सामने रख रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एम्ब्रर इस तरह के एयरक्राफ्ट भारत के सामने क्यों रख रहा है। हमारे पास HTT-40 है, हमारे पास अन्य ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है, हमारे पास लाइट एयरक्राफ्ट भी है। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हमें क्या आवश्यकता है? पर उनका जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि भाई नेवी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ITBP में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सर्वेलांस और रिकॉनेसेंस करना है आपको छोटी दूरी के लिए, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये हमें बता रहे हैं कि भाई हाँ, हम जानते हैं कि बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट ये नहीं है, बहुत छोटा ही एयरक्राफ्ट है, पर ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल आप कर ही लेंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस प्रकार के किसी भी एयरक्राफ्ट को लेना चाहेगा, और लेना भी सही नहीं है। हमें अब इस लेवल के एयरक्राफ्ट को तो हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं अपने देश के ही अंदर। अपने जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है उसमें छोटे मोटे चेंजेस करो और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट ले लो। पर अभी भी ऐसे बहुत से देश हैं जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं और लड़ाकू विमान की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एम्ब्रेयर अपना एयरक्राफ्ट, जिसको कि C390 के नाम से जाना जाता है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको भी भारत के सामने रख रहा है, क्योंकि भारत ने एयरबस के C295 को जो चुन लिया है, यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट को, तो अन्य कंपनीज भी ये चाह रही हैं कि इसी क्षेत्र में भारत को और ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएं। एम्ब्रेयर के द्वारा ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले एक बार प्रोग्राम था एम्ब्रेयर और HAL का साथ में मिलकर कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाए। डेवलप क्या किया जाए, ऐसा एयरक्राफ्ट जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ चेंजेस करके अपने इंडियन एयरफोर्स को जो आवश्यकता है उस प्रकार का एयरक्राफ्ट बना लिया जाए और उसको फिर इंडियन एयरफोर्स को प्रोजेक्ट किया जाए। पर अभी तक ऐसा बन नहीं पाया। हो सकता है एम्ब्रेयर इसी की तलाश में हो, इसी के लिए ट्राई कर रहा। बात कर लेते हैं चीन के उस बड़े डैम की जिसके कारण भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो क्षमता इन डैम से प्राप्त होगी चीन को, वो ये डैम अरुणाचल प्रदेश के बहुत ज्यादा पास है। आप लोगों ने बहुत बार इस चीज को सुन लिया हो। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को रोककर या उसको चेंज करके चीन इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकता है, जनरेट कर सकता है। भारत भी अब इसके लिए प्रयास कर रहा है कि जो भी धारा बचेगी इसके बाद भारत के अंदर आएगी, हम भी अरुणाचल प्रदेश में कई डैम उसके लिए बनाएंगे और उसका इस्तेमाल सही से कर पाएंगे। या अगर चीन इस नदी का पानी छोड़ता है तो उसको भी हम लोग रोकने योग्य हो, इस प्रकार की तैयारी भारत भी कर रहा है। पर भारत कंसर्न तो है, चीन के इस कदम से कंसर्न तो है ही, और ये चीज फिर से न्यूज में निकलकर सामने आने लगी है। और भारत से ज्यादा प्रॉब्लम तो बांग्लादेश को है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी इतनी भी बड़ी नहीं है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े डैम अपने लिए बना सकें, ताकि कुछ भी थोड़ा मोड़ा पानी जो उनको मिल पाएगा उसका वो सही से इस्तेमाल कर सके। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा ध्यान से जरूर देंगे। इस वीडियो से हम किस सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।